के बाद ही कोरोना की लहर क्यों आती है? क्यों आती है? चुनाव में मास्क जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर धंधे पे जा रहे हैं, आप अगर अपनी कोई इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, आप व्यापार करने जा रहे हैं, कमाई के लिए बाहर निकल रहे हैं, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपके लिए मास्क जरूरी हो जाता है। तब मास्क जरूरी है। और नहीं रहने पर आपसे 1000 से लेके 2000 से लेके 100 से 50 रुपए तक की पेनल्टी वसूली जाती है। बिहार में 50 रुपए, एमपी में 100 रुपए, यूपी में 100 रुपए से लेके 500 रुपए, महाराष्ट्र में 500 रुपए, 200 से लेके 500 रुपए, और दिल्ली में 2-2 हजार रुपए वसूले गए मास्क के नाम पर। क्यों वसूले गए? क्यों वसूले गए? जबकि भारत सरकार का साफ गाइडलाइन है, केंद्र सरकार का, कि मास्क अनिवार्य नहीं है। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं जिनको आज हमने जोड़ के रखा, लाया है बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी पॉइंट, जिसके ऊपर आज बहस होगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले नीलेश ओझा जी हमारे साथ आएंगे, इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। हमारे साथ जुड़ेंगे अजिंक्य थोड़ा, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट के एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ अंसार बेग भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ राम कुमार पाल जी भारतीय जनता पार्टी के भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हैं, और एडवोकेट हाई कोर्ट बॉम्बे हमारे साथ आनंद उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। इसके बीच में हमारे साथ आएंगे कांग्रेस से भरत प्रजापति जी। सबसे बड़ी बात कि 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कोर्ट में, हाई कोर्ट में अवेकन इंडिया मूवमेंट ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि मास्क के नाम पर मुंबई महाराष्ट्र में 120 करोड़ से ज्यादा रुपए वसूले गए, जबरदस्ती वसूले गए। कमाई नहीं थी, घर में खाने को पैसे नहीं थे, लोग अपनी रोटी के लिए बाहर निकले, मास्क नाक के नीचे आ गया, पेनल्टी लग गई, उस दिन घर पे खाना नहीं बना। इतना बड़ा मानवीय अत्याचार हुआ यहां पे। उसके लिए ये एनजीओ, ये संस्था अब दरवाजा अदालत का खटखटाए हैं। इन्होंने 4 मार्च को जो अपील की थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई कि लोकल ट्रेन में बिना वैक्सीन के अगर कोई यात्रा करता है तो उस पर पाबंदी क्यों, किस अधिकार के तहत? और सरकार ने माना, इस बात को एक्सेप्ट किया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पाबंदियां हटाई जाए। आज हमारे साथ नीलेश ओझा जी जुड़े हुए हैं। नीलेश ओझा जी से मैं सबसे पहले अपील करूंगा, वो बात पर पूरा यहां पर एक एक करके खोल के बताए थोड़ा, क्या मामला है, क्यों ये वसूली को अवैध वसूली आपके रिट पिटीशन में कहा गया है, उसके तथ्य क्या है, हाई कोर्ट का निर्देश क्या है, हाई कोर्ट क्या एक्शन ले रही है, हाई कोर्ट क्या एक्शन लेगी, और किन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? नीलेश ओझा जी क्लियर करिए थोड़ा प्लीज। हाँ, देखिए, हमारा जो मुद्दा है, पहली चीज है, इन लोगों ने जो फाइन लगाया था जी, सीताराम कुंटे ने आदेश दिया था पहला कि 500, पहले 200 रुपए कहा था, बाद में 500 से लेके 50,000 तक फाइन लगाया था। अगर किसी के ऑफिस में कोई व्यक्ति वैक्सीन वाला नहीं होगा, अनवैक्सीनेटेड लोग अगर जॉब में पाए गए ऑफिस में, तो उनको 50,000 रुपए फाइन लगा देते, उसका ऑफिस सील करते थे लोग जी। तो अभी जिस कानून के तहत इन्होंने वो आदेश पारित किया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एक था एपिडेमिक एक्ट, दोनों में भी फाइन वसूली का प्रावधान नहीं है। दोनों में, पैंडेमिक एक्ट और डिजास्टर एक्ट दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सेक्शन 78 सब सेक्शन 3 में क्लियर लिखा है कि आपको कोई भी नया अमेंडमेंट, कोई नया कुछ रूल लाना है, तो आपको दोनों सदनों में पास करके गवर्नर की साइन के बाद ही वो आ सकता है जी। तो उनको सदन के सामने रखना है अपने विधानसभा विधान परिषद में जी। इन्होंने सारे अधिकार राष्ट्रपति गवर्नर के खुद के पास ले लिए, चीफ सेक्रेटरी ने जी 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 जी। और सारे आर्डर रात को 8 बजे आते थे, रात को 8 बजे आते थे सारे आर्डर। तो ये ऐसे गैर कानूनी आदेश पारित कर दिए। तो जिस समय हमारी कोर्ट में हियरिंग चल रही थी,
तो कोर्ट ने क्लियर कहा उनको, और मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया। मैंने कहा ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जोक है कि जिनको अधिकार नहीं, उन्होंने वो फाइन का ऑर्डर पास किया। मुंबई के बीएमसी ने कमीशन देकर 50% कमीशन पे मार्शल अपॉइंट किए। जी। 100 मतलब 250 करोड़ वसूलो, 120 करोड़ आप रखो, 120 करोड़ बीएमसी को दो। बाद में पुलिस ने भी उसमें फाइन लिया। हाँ, एक्सटॉर्शन बिल्कुल, किया बिल्कुल। गया बिना किसी कानून के प्रावधान के तहत। तो उस समय कोर्ट ने उनको कहा था कि आप विचार करो ये विड्रॉ करने का। तो उन्होंने वो जो आदेश थे वो विड्रॉ किए, और मतलब बहुत कम लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया है कि नए जो ऑर्डर आई है 1 मार्च को, उसमें फाइन हटा दिया गया है। जी। फाइन अभी नहीं है नए एसओपी में क्लियर लिखा है कि इसके पहले के सारे आदेश नल, इसके बाद में जो नया है ये फाइनल ऑर्डर है, तो उसमें से फाइन हटा दिया गया है। लेकिन कुछ बीएमसी के कुछ दलाल लोग और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ये मिलकर बोगस मार्शल के थ्रू ये वसूली कर रहे हैं। अभी फाइन का प्रावधान नहीं है। 1 मार्च 2022 से बाकायदा ऑर्डर में, नीलेश ओझा जी आपके मार्फत में बताना चाहता हूं दर्शकों को कि कहीं भी कोई भी पेनल्टी का प्रावधान मास्क को लेकर के नहीं है। नहीं है, ना मास्क ना वैक्सीन, कोई भी 1 रुपया नहीं ले सकता कोई भी। जी। हाँ, तो ये एक बात थी, तो हमने क्लियर कर दिया कि कोर्ट को बताया कि ये लॉ है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके पहले ताहिर हुसैन का भी ऐसा ही केस हुआ था, तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलीगल टैक्स का वसूली किया था। उसके ऊपर टैक्स ना देने का एक केस रजिस्टर किया था, उसमें उसको सजा हुई थी। तो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने वो केस भी खारिज किया और ऑर्डर किया कि जो फाइन लिया है वो फाइन लौटा दो। जी। अभी आप अगर लेटेस्ट यूपी का केस देखोगे तो यूपी में भी जब योगी गवर्नमेंट ने जो इसका फाइन वसूला था कि यहाँ पर दंगा फसाद कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी यही कहा था। जी जी देखो, जी जी। आप खुद ही प्रोसिक्यूटर बन गए और आप खुद ही जज बन गए, तो ये नहीं चलेगा। आप उनका वो सब फाइन वाइन लौटा दो, ये केस आप वापस ले लो। आप नियम से काम करो, नियम के बाहर जाके काम नहीं कर सकते आप। तो हमारा पहला ये था कि इसमें जो इकबाल चहल है मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर, दूसरे है सुरेश काकानी, और जो भी लोग हैं जिन जिन लोगों ने ये फाइन वसूला, इन सब पे एक्सटॉर्शन का आईपीसी 384, 385 सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया, संसाधनों का दुरुपयोग किया करके 409 आदि सेक्शन में प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए। 120B 34 आदि में 52 में, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान, लाइफ उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यस यस। तो इसमें आपने सीएम को भी नोटिस भेजा है। यस यस, हमने कोर्ट से कहा है कि सीएम भी अक्यूज्ड है, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है। जी। देखिए, ये जितने क्योंकि ऑर्डर सीएमओ ऑफिस से आता था और पेनल्टी वसूलने की खबर बाकायदा बीएमसी की तरफ से बताया जाता था कितनी करोड़ की वसूली हुई है, और कभी कभी उल्लेख भी भाषणों में किया गया है कि इसको हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो वसूली हुई है, तो वसूली जानकारी में हुई है, तो इसका मतलब जिसकी जानकारी में हुई है, अगर यह अवैध वसूली है तो यह कहीं न कहीं अपराध बनता है। ओझा जी, आपका यही कहना है? यस, आईपीसी 120B में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गैरकानूनी काम करने के लिए मदद करेगा, वो गुनाह करने में मदद करेगा या उस गुनाह के लिए फेलिसिटेट करेगा, वो सभी लोग मेन आरोपी के इतने ही सजा के हकदार है। सभी लोग 400 के 384 एक्सटॉर्शन के सभी लोग हकदार है। और हमने सेकंड चीज डिमांड की है कि अभी अनिल देशमुख का जो केस था, उसमें जो पिटिशनर घनश्याम उपाध्याय जी थे, उनका वन ऑफ द काउंसिल वही था। उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद लॉ ठहरा के दिया है कि अगर होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो भी ये व्यक्ति आरोपी है, तो उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस नहीं कर सकती है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करना चाहिए। तो हमने कहा है कि सीबीआई को आदेश दो कि एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। मतलब ये मास्क वसूली को आप एक बहुत बड़ा घोटाला मानते हैं, एक अवैध वसूली मानते हैं? यस यस, एक ही घोटाला नहीं है। अरे बीजेपी के किरीट सोमयाजी ने तो बुक निकाला है, कोरोना के जो घोटाले इन्होंने किए हैं,
कि सुबह 11 बजे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोविड सेंटर की जो जगह है वो 60 करोड़ में उनके क्लोज आदमी को टिकट देती है और दोपहर में 2 बजे उसको बोलती है कि 2200 करोड़ में सरकार को दो कोविड सेंटर बनाने के लिए। तो ऐसे जो इनके फ्रॉड हुए थे वो फ्रॉड को पूरा एक बुक पब्लिश किया है किरीट सोमैया जी ने, तो वो हमने एग्जिबिट लगाया है कोर्ट के सामने कि ये इनका उद्देश्य किसी जनता की भलाई का नहीं है, ये किसी लोग इनका उद्देश्य या तो खुद का भलाई या तो वैक्सीन कंपनी की भलाई। और इसके लिए एक जो सेकंड मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कॉमन मैन ने मतलब गौर नहीं किया, उसमें तो सारे मिनिस्टर इसमें जेल में जाने वाले जो जो इसमें इन्वॉल्व थे। वो मुद्दा ऐसा है जी कि देखिए जो इस आज के कोरोना के माहौल में सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है जी? सबसे सुरक्षित व्यक्ति वो है जिसको या तो कोरोना होकर गया है या तो फिर जिसका शरीर कोरोना वायरस के संपर्क में आने की वजह से उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। तो ये व्यक्ति का जो इम्यूनिटी होता है ये वैक्सीन से 2700 गुना ज्यादा बेटर होता है और ये लाइफ लॉन्ग रहता है। अब ऐसे व्यक्ति को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को वैक्सीन देना मतलब उसके शरीर की एंटीबॉडी को पोल्यूट करना है, इम्यूनिटी को पोल्यूट करना है। तो और आपने आईसीएमआर की जो सर्वे रिपोर्ट है, खुद बीएमसी ने भी सर्वे कराया था, तो अराउंड 90% लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। तो ऐसे में जनता के मेहनत की कमाई का, टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपया इनको वैक्सीन कंपलसरी करके उसको वैक्सीन देकर बर्बाद किया गया। वैक्सीन कंपनियों का फायदे के लिए लोगों की जान से खेला गया। और मेरे क्लाइंट है मतलब जो हितेश कड़वे है उसकी इनके मैंडेट के वजह से वैक्सीन लेने से डेथ हो गई। डॉक्टर स्नेहल लूनावत की डेथ हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एएफआई कमेटी ने इंक्वायरी में माना कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट से ये डेथ हुई है। 21 यूरोपियन कंट्री ने हमारी कोविशील्ड वैक्सीन बैन कर दी है कि इससे डेथ हो रही करके। WHO ने वार्निंग दी है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन इन्होंने ली है हमारी, उनके मुंह टेढ़े हो रहे, गुलेनबारी सिंड्रोम का पैरालिसिस इनको हो रहा है। तो इस तरह से इन्होंने जनता के हितों को दरकिनार करते हुए उनको मौत के मुंह में ढकेला है और जनता के हजारों करोड़ रुपए का मिस एप्रोप्रिएशन किया है करके। ये मुख्यमंत्री और इनके जो भी टास्क फोर्स के बोगस मेंबर है, करप्ट लोग हैं, इन सभी के खिलाफ आईपीसी 409 और अन्य धाराओं में प्रोसिक्यूशन का हमने डिमांड किया। बिल्कुल बिल्कुल सुनील और ओझा जी आज आपने तो बम फोड़ दिया है, लेकिन इसमें पार्टी आपने केंद्र सरकार को बनाया है कि नहीं बनाया है? क्योंकि वैक्सीन बेचने में सबसे बड़ा योगदान तो केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय का है। और राजस्थान में भी वसूले गए पैसे मास्क के नाम पे, बिहार में भी वसूले गए, एमपी में भी वसूले गए, महाराष्ट्र में तो वसूला ही गया, यूपी, गुजरात, दिल्ली सब जगह कहीं तो 2-2 हजार रुपए, गुजरात में हजार रुपए वसूले गए। क्या इनको भी आपने पार्टी बनाया क्या? ओझा जी क्लियर करिए थोड़ा। 22 लोग पार्टी है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्या बात है, मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप। अंसार बैंक जी जवाब देना पड़ेगा आज आपको, भरत प्रजापति जवाब देना पड़ेगा। आज आनंद उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आनंद उपाध्याय जी हमेशा बोलते रहे कि ये गंदा है पर धंधा है, और वही बात आज नीलेश ओझा ने बहुत बड़ी चिंगारी लगाई है, बहुत बड़ा धमाका किया है। नीलेश ओझा जी आपने जो लड़ाई लड़े हैं वो जनता की लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है। आप अभी एक बात बताइए, आनंद उपाध्याय जी क्लियर करिए थोड़ा, देखिए साहब कि जिसकी इम्यूनिटी कोरोना हो गया या हुआ उसको 2700 गुना उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अनिल जी, ओझा जी, आप 2700 गुना जो बढ़ जाता है किसके हवाले से आप बोल सकते हैं, कैसे दावा कर सकते हैं? और आपने रिट पिटीशन में एक दावा और किया है कि मास्क लगाने से फायदे नुकसान हो रहे हैं, जिसमें इंसान के फेफड़े पर असर पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। ये आपने रिट पिटीशन के माध्यम से बताया है कोर्ट को, वो कैसे बताया है, इसमें कैसे तथ्य दे रहे हैं? बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने जी। देखिए, पहली चीज मैं आपका क्लियर करता हूं कि जो वैक्सीन लेने से जो इम्यूनिटी आती है ना, ये बात खुद WHO ने अपने वेबसाइट पर लगा कर रखी है। 2700 गुना बढ़ती है, ये वर्ल्ड के टॉप के पीयर रिव्यूड स्टडीज भी है, इजराइल गवर्नमेंट, यूएस, यूके, वो सब हमने दिए हैं हमारे पिटीशन के साथ में। जी, पूरा रिसर्च पेपर से। जी। दूसरी चीज,
अब आपने कहा मास्क का विषय। जी मास्क का विषय ऐसा है कि मास्क से कोरोना रुकता है, इसका कोई सबूत भारत सरकार के पास नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है। उनके राइटिंग में हमारे पास में जवाब है आईसीएमआर का। दूसरी चीज, हमने उनको पूछा मास्क के पोर एक छेद का साइज कितना है, जो टॉप का मास्क N95, और वायरस का साइज कितना है। उन्होंने कहा N95 मास्क का साइज माइक्रोमीटर में है और वायरस का साइज नैनोमीटर में, मतलब एक पोर में से सैकड़ों वायरस जा सकते हैं। तीसरी चीज, इतने अराउंड 150 रिसर्च पेपर है, सबने कहा है, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख कर दिया है कि मास्क से कोरोना रुकता है, इसका हमारे पास एविडेंस नहीं है। इवन ये सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन से कुछ फायदा होता है, इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन जो 150 रिसर्च पेपर है वो ये कहते हैं कि मास्क लगाने से आपके बॉडी की ऑक्सीजन लेवल कम होती है और बाद में लंग्स डैमेज होना, उसके बाद में आपके मतलब ब्लड के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो वीक होना, आगे चल के बाद में उसका आपको कैंसर हो सकता है। तो ये, और ऑक्सीजन लेवल कम हो गया मतलब कोरोना से लड़ने की आपकी ताकत कम हो गई। क्या बात है, ये जब बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट है, बिल्कुल, उसका कोई फायदा नहीं है, तो मास्क की आपको जबरदस्ती क्यों की जा रही है? रीजन एक ही है, वैक्सीन कंपनियों ने कहा कि जितने लोग ज्यादा बीमार गिरेंगे, जितना डर फैलेगा, उतना हमारे कस्टमर बढ़ेंगे। उन्होंने कमीशन दिया इन लीडर लोगों को, उसी लिए ऐसे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात नीलेश ओझा जी ने आज कहा। आनंद उपाध्याय जी, मतलब बीमार करने का धंधा चल रहा था, बीमार करने का धंधा, और उसके ऊपर वसूली। आज इस रिट पिटीशन के नीलेश ओझा जी अदालत में लड़ रहे हैं, हमको आपको जनता के बीच लड़ना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। आनंद उपाध्याय जी, आप हमेशा से मुद्दे उठाते रहे हैं, धंधा है पर गंदा है। आनंद उपाध्याय जी। जी नमस्कार, चतुर्वेदी जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, और खास करके नीलेश ओझा जी को, जो ये जनता की लड़ाई को बहुत बेबाकी से और निडरता से लड़ रहे हैं। इसके लिए उनका जितना जितना कोटि कोटि आभार माना जाए उतना कम है। देखिए चतुर्वेदी जी, एक बात आप समझिए, ये जो बातें नीलेश ओझा जी बता रहे हैं, जो या मैं आपको बताता रहा हूं इतने 2-3 सालों से, जब से चर्चा हो रही है। हमारे बीच में कुछ विद्वत लोग भी होते थे जो कहते थे कि आप वकील हो, आप डॉक्टर नहीं हो, ये आपका फील्ड नहीं है, आप उसमें क्यों घुस रहे हो। तो देखिए, हम लोग जो ये बात बताते आए हैं या बता रहे हैं, ये कोई हमारी मन की कपोल कल्पना नहीं है या कोई हमारा तर्क का विषय नहीं है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक लोगों ने सच्चाई की कसौटी पे कसा हुआ, और जो उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने इसके ऊपर मेडिकल पेपर्स जाहिर किए हुए हैं। बहुत सारे जगहों पे वो पब्लिश भी हो चुके हैं। तो ये चीजें बिल्कुल एकदम ओपनली अवेलेबल हैं और जनता के लिए अवेलेबल हैं, और सारी सरकारें इनसे वाकिफ हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जो ये कुचक्र चल रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसका उल्लेख मैं बार बार कहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बिल्कुल सफाई से कहते हैं कि दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और हमको देखना है कि हम कहां होंगे। तो ये जो कुचक्र है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसमें सारी जनता को समेट कर और एक तरह से फंसा के और अपने हितों को साधने का ये जो काम मल्टीनेशनल कंपनियां, चाहे बड़ी बड़ी मल्टी फार्मा कंपनियां हैं, और ये WHO और वर्ल्ड बैंक जो हैं, ये सारे लोग मिले हुए हैं। और एक तरह से इनका जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये कुचक्र को चलाया हुआ है। ये बात पहले से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर जिस तरह से आप पूरी जनता का मास वैक्सीनेशन कर देना चाहते हैं, वैक्सीन बनाने में 8-8, 10-10 साल लगता है चतुर्वेदी जी। और एक अभी देहांत हो गया, मोंटेनिगियर जी जो थे नोबलिस्ट थे, उन्होंने भी क्या कहा, बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि आप सारी दुनिया की जनता का एक साथ में मास वैक्सीनेशन कर देना चाहते हैं। कल अगर 4 साल 6 साल बाद में इसका कोई साइड इफेक्ट आएगा तो हो सकता है कि पूरी मानवता खतरे में पड़ जाए। आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्य देखिए कि अगर इन सरकारों का और ये जो संस्थान है, जो इन सरकारों और मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा वित्त पोषित है, इनका जो उद्देश्य है, इनकी जो बुरी मंशा है, वो हम सब समझ सब लोग रहे हैं।
लेकिन हम लोग बिल्कुल उसको ताल ठोक के कह नहीं सकते, क्योंकि किसी के मन में क्या मंशा है वो साबित करना बहुत मुश्किल काम है। तो जिस तरह से ये लड़ाई नीलेश ओझा जी कोर्ट में लड़ रहे हैं, मैं तो मुझे कभी कभी हताशा इस बात से होती है कि देखिए 2 से 3 साल का समय निकल गया और सारे लोग ये बात जानते हैं, माननीय उच्च न्यायालयों में भी मामला काफी समय से लंबित है। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, ओझा जी का भी जो मामला है काफी समय से लंबित है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी मामले लंबित है। लेकिन आप समझ लीजिए कि वो लूडो गेम के ऊपर हियरिंग हुई, बहुत सारे मामलों में हियरिंग हुई। कुछ माननीय न्यायालयों को लगता होगा कि वो जरूरी चीजें हैं, लेकिन ये जो जनहित का इतना बड़ा मुद्दा था, इसकी हियरिंग होने में लेट हुई और आज तकरीबन 80 से 90% लोगों को फोर्स्ड वैक्सीनेशन किया जा चुका है। चतुर्वेदी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने आसपास में रहने वाले, मैं अगर 100% लोगों की बात करूं जिन्होंने वैक्सीन लगाई होगी, उसमें से कम 90-95% लोगों ने इसलिए लगाई क्योंकि उनको ट्रेन में यात्रा करना है, उनको लोकल में यात्रा करना है, उनको ऑफिस में जाना है, हर जगह उनको बाधा पहुंचाई जगह, हर जगह उनको रोका जा रहा है। बीच में यह भी कानून लाया गया था कि दुकानदार जो होते हैं, अगर वो दुकान में बैठने वाला आदमी डबल वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, दुकानदार के ऊपर कार्रवाई होगी, फूड डिलीवरी करने वालों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस तरह से ये बिल्कुल ये फोर्स्ड वैक्सीनेशन है। मुझे लगता है सिर्फ 5% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेडिकल हेल्थ लेने के लिए ये सोच के कि हम वैक्सीन लगा लेंगे तो हम कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे, उन्होंने लगाया होगा। बाकी 90 से 95% लोगों ने मजबूरी में, एक तरह से ये जबरिया वैक्सीनेशन है और इसकी जवाबदार ये सारे संस्थान जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया है और लोगों को चुन के उसमें भेजा जाता है। फिर वो जो भी लोकतंत्र के चारों स्तंभ है, मैं चारों स्तंभ की बात कर रहा हूं, वो चारों स्तंभ के लोग इसमें दोषी हैं। और कल जब इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये स्कैम बाहर आया, मुझे उम्मीद है कि अगर नीलेश ओझा जैसे लोग हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, योहान टेंगरा जैसे लोग हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये स्कैम बाहर आता है तो ये जो संस्थानों में, उच्च संस्थानों में बैठे हुए लोग, जो चुने हुए कारिंदे हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है, साथ ही जो बहुत सारी परीक्षाएं पास करके गए हैं, इसका दंभ भरते हुए कि हम इस लोकतंत्र को चलाने के लिए, जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप उनको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। आपने उनको तमाम तरह के उनको अधिकार दिए हुए हैं। इन लोगों का दोष भी इतिहास में जरूर लिखा जाएगा चतुर्वेदी जी। और आज भी देखिए माननीय उच्च न्यायालय के कहने के बाद भी कमिटी की मीटिंग बुला के प्रोफार्मा उन्होंने लाकर कोर्ट में टेबल पर पटक दिया कि माननीय न्यायाधीश महोदय, हम लोग इसको लागू करने जा रहे हैं। अगर ये चोरी के बाद सीना जोरी नहीं है चतुर्वेदी जी, तो क्या है जी? टिकट मतलब रेलवे में पाबंदी की बात आप जो करें, रेलवे में पाबंदी की बात जो करें, क्योंकि कमेटी में बैठक नहीं हुई थी, इसके ऊपर मिनट बुक में नहीं था, उसके बाद इन्होंने मिनट बुक की कॉपी लाके रख दिया, बोले हम लागू करने जा रहे हैं जी। और माननीय न्यायालय ने कहा कि यह फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन है। फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन अगर आप करते हैं, अगर सरकारें करती हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। जिस तरह से मास्क के नाम पे भी कोर्ट मान लेती है और बोलती है, तो कोर्ट कोई कार्रवाई का आदेश क्यों नहीं देती साहब? समझ में ये नहीं आता जी। चतुर्वेदी जी देखिए, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होता है, कोर्ट में अक्रॉस द बार जजेस अपना, बहुत बार माननीय जजेस जो होते हैं अपना ओपिनियन देते हैं, बहुत बार चर्चा होती है, गुड फेथ में भी काम होता है कोर्ट्स में। लेकिन जब तक ऑर्डर पास नहीं होता है और ये सरकारें जिस तरह से एडमेंट हो चुकी हैं, जिस तरह से इनको चस्का लग गया है, इनके मुंह में खून लग गया है चतुर्वेदी जी। अगर कल माननीय न्यायालयों का अगर फैसला भी आता है और सरकार अगर कोई बिल कोड ला के अगर उसको फिर से सेट असाइड कर दे, तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा जी। बिल्कुल। लेकिन आनंद जी और नीलेश ओझा जी, आप लोग हैं,
अभी आप जो जो जिस प्रकार से कोर्ट ने इसमें नीलेश ओझा ने कार्रवाई की मांग की है, एक बात समझ में नहीं आता, प्रधानमंत्री केयर फंड में बहुत बड़ा पैसा जमा हुआ, उस पैसे का क्या होगा, क्यों जमा किया गया? और अभी भी स्कूल कॉलेजों में 2 वैक्सीन जो बच्चे नहीं लगाए हैं उनको ऑफलाइन स्कूल में विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपने नीलेश ओझा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मार्च से हो गया कि एक कोई वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, पाबंदियां हट गई है, लेकिन अभी भी जो बच्चे दोनों वैक्सीन नहीं लगी है उनको स्कूल और कॉलेज में जाने से रोका जा रहा है। ओझा जी, हाँ, इस मामले में हमने स्पेसिफिक उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से, उनके डिप्टी डायरेक्टर से लेटर इशू करवाए हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा किसी को रोका नहीं जाएगा, एग्जाम के लिए वैक्सीन का कंडीशन नहीं है, ऐसे ऑर्डर हमने लिए। इसके अलावा एक सोहन आगाटे के नाम से वो अपने यहाँ पर आए, उनके तरफ से और तनवीर निजाम करके उनके बेटे हैं, तो वो उनके तरफ से 2 ज्वाइंट एक पिटीशन फाइल हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट में, वो भी मैटर मंडे को रखा है। और मैं थोड़ा सा और एक क्लियर कर दूं कि देखिए, हाईकोर्ट ने आपने जो कहा, हाईकोर्ट का मेघालय हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट, इन्होंने सरकार के ऐसे गैर कानूनी आदेश एक ही दिन में खारिज कर दिए थे। तो कोर्ट ने आदेश कई बार दिए भी है। अपना सिर्फ बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, सरकार पर भरोसा किया, सरकार को बोला कि अब इसको ठीक कर लो, मामला सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दो। तो कोर्ट, इन्होंने नहीं हटाया, तो कोर्ट ने कहा कि हमने आप पर विश्वास रखकर गलती की, आपने हमारा विश्वासघात किया, ये ऑर्डर में लिख दिया है कोर्ट ने, लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। तो वो सारे मुद्दे लेकर जो नई पिटीशन फाइल करने की परमिशन दी थी, हमने जैसा ही लगाया, कोर्ट ने इस बार कहा कि अब हम सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे, तुरंत मैटर लिया। उन्होंने वो टाइम मांग रहे थे, बोला 1 हफ्ते का टाइम तुमको, उसके ऊपर से टाइम नहीं दूंगा, और सीधा हाई ऑन बोर्ड मैटर रखा है। तो अभी कोर्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और न्यायपालिका पर उम्मीदें जगी है। और कभी कभार हो जाता है, लेकिन न्यायपालिका की वजह से ही। और एक बात और बता दूं कि जब कोर्ट आदेश देता है, इसी महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी थे और महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे स्वरूप सिंह नाइक, इन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना था, तो कंटेम्प्ट में इनको 1 महीना जेल में डाला था। तो ये इसकी चिंता नहीं है, ये कोर्ट का आदेश क्या नहीं मानेंगे, फिर जनता इनका क्यों सुनेगी जी। मतलब आपने एक पिटीशन जो किया है और उसकी सुनवाई होनी है कि जितना पैसा सरकार ने वसूला है वो पैसा उन लोगों को वापस करे। तो वापस कैसे करेगी, कैसे पता चलेगा किससे पैसा वसूला गया है? क्योंकि बोगस मार्शल वालों ने वसूली किया, कहीं कुछ वसूली किया, वो कैसे क्लेम करेंगे, ये बात क्लियर हो। और दूसरी बात कि आपने 22 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई, क्रिमिनल केस करने के लिए, वो हमारे स्क्रीन पर दिखाई कौन सी धारा आपने लगाने की मांग की है? आपने हमारे स्क्रीन पर हमारे दिखाया गया, आपने सीधा मांग की है कि उनके खिलाफ 420 हफ्ता वसूली, मतलब जबरन वसूली, इसको आपने खंडनी के रूप में दर्जा दिया है। उनको आपने कहा है कि अगर जैसे इकबाल चहल का आपने लिया, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे का नाम किया, सुरेश काकानी का नाम लिया, इनके खिलाफ 384, 385, 420, 409, 120 बी, 109 52 इन धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, आपने बताया। तो क्या ये कार्रवाई होगी? क्या ये वसूली किए हुए पैसे जनता को वापस हो जाएंगे? ये सवाल समझ में नहीं आता। और कभी मुख्यमंत्री जो रात 8 बजे फेसबुक पर लाइव आकर के बोलते थे कि ये पाबंदियां, ये गाइडलाइन से सब लागू हो रही हैं, वो फेसबुक पर अभी तक आके लाइव क्यों नहीं बोले कि मास्क जरूरी नहीं है, मास्क जरूरी नहीं है और मास्क के ऊपर पेनल्टी अब नहीं है? उन्होंने क्यों नहीं बोला कि बिना वैक्सीनेटेड लोग अब कहीं भी आ जा सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं बोला गया? क्या गड़बड़िया है? ओझा जी बताइए। आगे पहले जी आपने कहा कि मास्क का इनको पैसा फाइन मिलेगा कि नहीं, उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहली प्रोसीजर ये रहेगी कि इनके पास में खुद रिकॉर्ड होता है सब, कि मैं अभी देखिए जो बोगस मार्शल ने वसूला है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों के पास रसीद है, वे कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगा, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होगा, अपने लोग रसीदें दे, उनको
कॉम्पेंसेशन जो भी पैसा है वो वापिस। दूसरी चीज, कई लोग ऐसे जिनके पास रसीद नहीं है, उन लोग आ नहीं पाए, वो पैसा मांग नहीं पाए, तो ऐसे कंडीशन में ये सारा पैसा हम कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के लीगल एड में जमा हो, और जो भी गरीब लोगों के पास वकील नहीं है, जिनको मदद लगेगी, उस पर ये खर्चा हो। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शेयर बांट के लिया था। इनके तथाकथित जो भी क्या पहचान के है या जान पहचान के जो भी कंपनीज है, उनको मार्शल को अधिकार दे दिया था कि आधा पैसा आप रख लेना, आधा पैसा हमको देना। वो भी पैसा पूरा वसूला जाएगा, और ये सब पैसा पहले बात, आप वो ऑर्डर तो लोगों को बाद में देते बैठो, पहले तो हाईकोर्ट के पास जमा कर लीजिए। दूसरी चीज, जिन लोगों को अभी वसूला गलत तरीके से तो लिया आपने, तो जिस व्यक्ति को उस गलत काम की वजह से रुकाया गया, उसको काम छोड़ के उसका समय वेस्ट हुआ, और दूसरी बार फाइल वापस लेने के लिए जाना पड़ रहा है, तो हमने ये डिमांड की कि हर व्यक्ति को एक स्पेसिफिक कॉम्पेंसेशन दिया जाए, 2, 4, 5 हजार जो भी 10 हजार जो भी बनता है एक महीना। और ये पैसा कहां से दिया जाए? हमारे टैक्स पेयर के पैसे से नहीं करने, ये इसी इकबाल चहल, इसी सुरेश काकानी, ये जितने आरोपी और ये जितने चोर कंपनी है, सबकी प्रॉपर्टी अटैच हो, और उसमें से ये सब पैसा। क्या बात है, क्या बात है रामदूत उपाध्याय जी, बहुत बड़ी बात है। सर, कोर्ट के सामने लड़ने वाले अनिल ओझा का स्वागत है। जनता के लिए लड़ने वाले ऐसे लोग चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है, सवाल अब ये उठता है कि फेसबुक पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लाइव आकर के क्यों नहीं बोलते कि अब 1 मार्च से कोई भी मास्क पर पेनल्टी नहीं है, कोई सरकार पेनल्टी नहीं लगा सकती, और मास्क अनिवार्य नहीं है, जिसको अपनी सहूलियत हो लगाए या नहीं लगाए। और दूसरी, वैक्सीन लगा हो या नहीं लगा हो, उनको फ्लाइट पे, स्कूल पे, कॉलेज में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाने से रोका नहीं जाएगा। ऐसा क्यों नहीं आके लाइव बोलते? ओझा जी और आनंद उपाध्याय जी एक लाइन में कमेंट दीजिए। ओझा जी बताइए। देखिए क्या है, ये जनता को समझने की जरूरत है कि ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, ये जनता पूछे उनसे, और उनके लोकल जो लीडर है, उनके जो लोकल प्रतिनिधि है ये सारे पार्टी के, वो लोग जवाब दें। लेकिन इसको मैं 2 लाइन में कंप्लीट करता हूं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, 10 आदमी मिलकर 1 आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं, 1 आदमी 10 आदमी को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आप उसी जनता को बार बार बेवकूफ बनाएंगे, नहीं होगा। आनंद उपाध्याय जी, एक बात में एक लाइन में सारी बातें आज अनिल ओझा जी ने कर दी। बताइए आनंद उपाध्याय जी, नीलेश ओझा जी ने जो आज ऐसी चीजें कह दी, जनता को उन्होंने आज बहुत बड़ी दिलासा दी है, ये जनता को बहुत बड़ी दिलासा दी है, और बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है सारी चीजों से। कहीं न कहीं आगे चल के बहुत बड़ा कुछ खुलने वाला है। चतुर्वेदी जी, सबका एक मालिक होता है, और नीचे वाला डरता है कि कहीं ऊपर वाला मालिक नाराज ना हो जाए। जी, ऐसा ही कुछ डर मुझे प्रतीत होता है जी। जैसे मैं भी डरता हूं कि मेरा ऊपर वाला मालिक कभी भगवान नाराज ना हो जाए, तो इन लोगों के भी कोई मालिक होंगे, उनसे डर रहे होंगे, इसलिए नहीं आके बोल पा रहे होंगे। जी, जनता मालिक। अब राम कुमार पाल जी, कल इन्होंने मुद्दा उठाया था। राम कुमार पाल जी, आपका भी स्वागत है। आज आपका सम्मान है इस मंच पे, इस आखिर क्यों में आपने इस मैटर को उठाया, उस मैटर को हमने खंगाला। नीलेश ओझा जी से मैंने संपर्क किया, पूरे उनकी एनजीओ से मैंने बात की और मैटर को निकाला, मैटर की सच्चाई तक हमने गए, और आज बात सामने। आज हमारे कुलदीप तिवारी जी नहीं है, जिन्होंने कल ऑब्जेक्शन किया था, उनको हम लाना चाहते थे, लेकिन आज किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन कल जरूर हम उनसे सवाल इसका जवाब लेंगे। राम कुमार पाल जी, क्या बोलना चाहते हैं? समय तो अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इन लोगों को सुनना बहुत जरूरी था, इसलिए हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट हैं, तीनों अलग अलग पार्टी से हैं। अब पार्टी का अपना मत, अपनी बातें, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी दामन कहीं न कहीं इसमें दाग होता है, और अन्य सरकारों के ऊपर भी छींटे जाते हैं। आप क्या बोलेंगे राम कुमार पाल जी? जी, मैं यही बात रखना चाहूंगा नीलेश ओझा को। पहले तो महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिले, और उम्मीद करूंगा कि भारत की 130 करोड़ जनता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। जिस तरह से जिसको जनप्रतिनिधि बन के चुना जाता है, उससे कहीं अधिक, कहीं गुना अच्छा काम नीलेश ओझा ने किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नीलेश ओझा ने जी को मैंने बराबर फॉलो किया है, उन्होंने कई बातें और भी कही थी
कि जो ये वार्डन लोग ले जाके पुलिस स्टेशन में लोगों को हैरान करते थे, कंप्लेंट लेते थे, पुलिस वाले कंप्लेंट लेते थे, उसके पुलिस वाले को अधिकार नहीं है। कंप्लेनर सिर्फ सीताराम कुंटे ही हो सकते हैं और कोई नहीं। तो उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होगी। होनी ऐसा ही हमारे चाहिए। ओझा जी इसमें ने बीच भी में पुलिस कहा। कमिश्नर के भी बातें आई थी हेमंत नागराले जी का सर, कि पुलिस भी कार्रवाई करे और पुलिस भी बाकायदा इसके ऊपर वसूला पैसा। हमारे साथ एक हमारे रिपोर्टर अभय सिंह मैं इनको लाइन पे लेना चाहूंगा, हमारी टीम जोड़ना चाहे तो। अभय सिंह, उनसे जबरदस्ती पैसा वसूला गया। रामकुमार पाल जी, पुलिस ने वसूला। सुनिए सर, पुलिस पे भी कार्रवाई का प्रावधान नीलेश ओझा जी ने निकाला है। और आपने बीच में देखा होगा हर पुलिस स्टेशन से 100 आदमी पे कंपलसरी पुलिस ने किया था कि 100 आदमी को हर पुलिस स्टेशन में रोज चार्ज मारना चाहिए। इस पे आपकी हमारी डिबेट हुई थी। तो ये सारा चीज भ्रष्टाचार को इन्होंने अच्छे से ओपन किया है और ये खरा जनप्रतिनिधि और देश के सच्चा सेवक ये नीलेश ओझा ही है। और एक अपील करना चाहूंगा, आपका चैनल नीलेश ओझा को मदद करे। नीलेश ओझा जी एक व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएं और जितने लोगों ने दंड भरा है वो उस व्हाट्सएप नंबर पर नीलेश ओझा को और आपको पावती व्हाट्सएप करे ताकि कुछ लोगों को लाभ मिल सके, इनकी मेहनत का फल मिल सके और इनका नाम और रोशन होवे। बिल्कुल, इस मुद्दे को मैं आज बोलता हूं, इस मुद्दे को हम मेट्रो मुंबई इस मुद्दे को उठाता रहेगा जब तक जनता की हक की लड़ाई जनता जीत नहीं जाए। नीलेश ओझा इस लड़ाई में सफल होंगे क्योंकि जनता के मुद्दे के लिए लड़ना साहब सबसे बड़ा लोकहित का काम होता है। उससे बड़ा देवता भगवान कोई नहीं होता। जनता के दर्द को समझना ही सबसे बड़ी मानवता है। जनता को व्हाट्सएप नंबर दीजिए नीलेश ओझा का, जितनी पावतियां हैं वहां जा सके, कर सके। जैसे कि आज जो कपिल शर्मा का नंबर लोगों ने द कश्मीर के ऊपर निकाला, आज कपिल शर्मा परेशान है, व्हाट्सएप नंबर। उसी तरह न्याय लेने के लिए पावतियों का जिस तरह से पैसा वसूलो, पावतियां अगर ओझा जी के पास पहुंचे, ओझा जी का मुद्दा और मजबूत होगा, इनकी बल और बढ़ेगी। जी बिल्कुल नीलेश ओझा जी अगर अनुमति देंगे तो हम इसको स्क्रीन पे जरूर हम हाईलाइट करेंगे नीलेश ओझा जी का व्हाट्सएप, क्योंकि आपने बताया कपिल शर्मा परेशान है लोगों के फोन से। नीलेश ओझा ने परेशान हो जाए क्योंकि जनता के लिए लड़ना है, शांति होकर के पावतियां लेना है सर, न्याय के लिए लड़ना है, पावतियां इनको कोर्ट में देना है। जी और भरत प्रजापति जी थोड़ा बोलिए। भरत प्रजापति के बाद हम आएंगे अंसार बेग जी के पास। भरत प्रजापति, समय थोड़ा कम रह गया है क्योंकि आज दो महान भावों की बहुत बड़ी बातें आज नीलेश ओझा करके विशेष करके उन्होंने आज जनता के बीच का एक हीरा, जनता के लिए लड़ने वाला एक शख्स हमारे पास इस डिबेट पे बैठा हुआ है, इसलिए आज मैंने उसको ज्यादा सुना, उस लोगों को सुनाया। आप बताइए क्या करेंगे भरत प्रजापति जी, एक जनप्रतिनिधियों के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए कि हमारे लिए, हमारे हित के लिए सोचेंगे या अपने हित के लिए सोचेंगे, बताइए थोड़ा। हाँ, नमस्ते चतुर्वेदी जी और हमारे बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्ते और आपके दर्शकों को भी नमस्ते। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं नीलेश ओझा जी का और रामकुमार पाल जी का भी, जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर एक अच्छी लड़ाई लड़ी। और काफी बार हमारे जो एडवोकेट उपाध्याय जी है वो इस बात पे पहले से ही वो थे कि नहीं ये है और सही बात है। इसमें जनता के लिए अगर कुछ गलत होता है और कोई आवाज उठा रहा है तो उसका एक सपोर्ट करना चाहिए। और एक ये मैं नीलेश ओझा जी से कहूंगा कि ये खाली महाराष्ट्र पुरता ही आप रखने वाले हो या इसको गुजरात में भी लेके जाओगे, एमपी में भी लेके जाओगे, उत्तर प्रदेश में भी लेके जाओगे और दिल्ली में भी लेके जाओगे, क्योंकि गुजरात में भी कम वसूली नहीं हुई है, वहां पर भी 115 करोड़ रुपया वसूला गया है। और गुजरात में करीबन पिछले जुलाई में 2021 में एक भाई ने एक याचिका दाखिल की थी कि तुम्हारा अभी कोरोना का जो रेट है वो कम हो गया तो 1000 रुपया जो आपका फाइन है वो 500 करो। तो गुजरात हाईकोर्ट ने इसको नकार दिया था। तो कहीं ना कहीं मैं नीलेश ओझा जी से कहूंगा कि हर राज्य में लेके जाए और हर राज्य की जनता को आप ये बेनिफिट दिलाए, फायदा दिलाए, ना कि खाली महाराष्ट्र की जनता को ही इसके अंदर लाभ मिलने का वो हो जावे। तो मैं ये चीज कहूंगा कि भरत जी आपने बहुत अच्छा सवाल एक खड़ा कर दिया। यहाँ से आपने बोला हाई कोर्ट ने 1000 रुपए से 500 रुपए की पेनल्टी को करने से नकार दिया, मतलब हाई कोर्ट के संज्ञान नकार दिया था। हाँ नहीं, हाई कोर्ट के संज्ञान में
ये पेनल्टी के प्रावधान को रखा गया था क्या नीलेश ओझा जी? रखा आप गया इसमें था। कहीं न कहीं गुजरात- बताएंगे क्या सत्यता गुजरात इसमें हाई होती है कोर्ट या व्हाट्सएप के गुजरात- मैसेज का रूमर है? व्हाट्सएप के मैसेज का नहीं रूमर है? गुजरात नहीं रुकिए, गुजरात रुकिए, हाई कोर्ट में जुलाई रुकिए, एक मिनट थोड़ा भरत जी, थोड़ी क्या है, कभी कभी हम लोग व्हाट्सएप के मैसेज को अपना ठोस नहीं, सबूत मान लेते, होता नहीं होता। नहीं थोड़ा देखो। मैं पूरा तथ्य के साथ बता रहा हूँ। जी मेरे नॉलेज में वो जजमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, उसमें सरकार को फाइल लेने का अधिकार नहीं है। ये मुद्दा अभी तक किसी कोर्ट के सामने आया ही नहीं है। जी 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 तो और ऐसा कोई भी अगर जजमेंट इवन कोई जज भी देता है तो उसको कहते हैं पर इंक्वायरिया। लॉ कहता है कि एक्ट को छोड़कर जज ने कुछ भी अगर आदेश दिया तो वो बाइंडिंग नहीं रहता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। एक्ट के प्रावधानों को मेंशन करके उसको एनालिसिस करके ही अगर जजमेंट आता है वही बाइंडिंग होता है। तो ये पर इंक्वायरिया का लॉ है। और दूसरा सवाल, दूसरा भरत जी ने जो सवाल किया कि और भी राज्यों में आप इस दायरे को बढ़ाएंगे या एक जजमेंट पूरे राज्यों पर लागू हो जाता है? एक उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट किया, और एक मतलब उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस की जॉइंट में गवर्नमेंट है तो इसके लिए हम इनके खिलाफ में कर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन आप बहुत फेयरली बात की आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। देखिए, ये जो मुद्दा है, हमने इंडिया के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेकन इंडिया मूवमेंट के एक्टिविस्ट है और उन लोगों ने वहां के लोगों को मदद की है। आप अवेकन इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, कश्मीर, केरल, सारे जितने स्टेट मिलेंगे, हर स्टेट से प्रतिनिधि है। और अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में 30 पिटीशन लगाई है और इन सभी मुद्दों को लेकर या तो उसमें जजमेंट आ जाए या तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाए, तो ये ऑलमोस्ट सभी के लिए लागू रहेगा जब तक कि वहां का कोर्ट ये ना कह दे कि ये जो इस हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये इन्होंने जो मुद्दा ठीक से कंसीडर नहीं किया है, इसलिए हम इसको हमारे स्टेट में लागू नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली इसका चांसेस नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो पूरे देश को ऐसा भी बाइंडिंग होता है। तो हम सारे स्टेट, सारे देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। भरत जी, थोड़ा हम अंसार बेग का स्टेटमेंट ले लें। अंसार बेग जी का, अंसार बेग जी। जी नमस्कार जी। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं, वसूली तो हुई है ना, और वसूली हुई है तो कोई ना कोई तो याचिका डालेगा, जो उन्होंने डाली है। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई है जी, सबसे पहले यही हुई है ना, और सबसे ज्यादा वसूली हुई है। तो भरत भाई, पहले यहाँ की बात करिए। आप हमेशा बात होगी यहाँ की, आप बात करेंगे दिल्ली की या किसी और राज्य की, तो यहाँ की बात चलती है महाराष्ट्र की, तो आप महाराष्ट्र में बात क्या कीजिए, ना कि दिल्ली, बिहार, बंगाल, आसाम, यहाँ मत भागिए। यहाँ है तो यहाँ की बात कीजिए। जब दिल्ली की बात चले तो दिल्ली की बात कीजिए, बातों को उलझाया मत कीजिए। लोगों को जो समझ में आता है उसको हटा देते हो। यहाँ वसूली हुई है, आपने करवाई है, पुलिस ने जबरदस्ती नहीं करी है, आपने पुलिस से जबरदस्ती करवाई है। आपने पुलिस से भी वसूल किया है और पुलिस से वसूल करवाया भी है, दोनों काम किए आपने। इस बात को क्यों नहीं मानते हो? नहीं मानेंगे आप, ना आप मानेंगे, ना आपके लोग मानेंगे, ना आपके सहयोगी मानेंगे। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, सरकार चोर है तो ये बुरा लग जाता है लोगों को, है ना? चोरी है ना। आवाज दीजिए, दोनों ने आवाज दीजिए, दोनों लोग बात कर ले, बीजेपी क्या बोलना चाहते हैं? तो कोई ना कोई सुनिए, चोरी करोगे तो कोई ना कोई तो याचिका डालेगा। अरे सरकार मालिक थोड़ी है, इनके ऊपर भी लोग बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, इंसानियत हम बात करते हैं सच, और आपने कहने की हिम्मत नहीं होती है। आप बोले, आप इंसानों की लाशें नहीं इसीलिए तो गिनते कह रहा थे। हूँ। आप भूल गए क्या? इसीलिए आप भूल गए? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपके पास न लोग है, न जनता है, न नेता है, न कार्यकर्ता है। जीरो मिलेगा तुमको। अरे आपके पास जमीन पर कोई लोग ही नहीं है। हमारी चोरी करोगे, दूर तक नजर नहीं आओगे, और डंडा लेकर पब्लिक दौड़ाएगी तुम्हें सड़क पर, कपड़े फाड़ देगी तुम्हारे, ये वसूल करेगी तुमसे। तुम सिर्फ पैसा वसूलने में लगे हो। हमारे पैसा वसूलने में कौन से बड़े हो गए? 800 विधायक है ना, 800 विधायक है, सब वसूली कर रहे हैं ना, आपके हजार सब वसूली करवा रहे हैं, आपके हजार सब वसूली करवा रहे हैं ना, कहां से लूट गए? वसूली करवा रहे हो ना, करवाई, वसूली करवा रहे हो। और क्या है ये वसूली? तो है ये तुम्हारी सीधे गुंडागर्दी पुलिस से करवाते हो, सरकार में जहाँ तुम होते हो, मैं जबरदस्ती वसूली करवाते हो। सच्ची बात ये है, हकीकत बात ये है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप। बताइए ना, गुजरात सरकार की बात करिए, जहाँ जहाँ आपकी सरेआम चोरी आप कीजिए। आप गुजरात में रहते हैं ना, आप गुजरात में रहते हो ना, आप ये अच्छा डालिए। अरे आप जो है गुजरात में रहते हो,
आप अगर याचिका वसूली डालिए, हुई थी हिम्मत करिए तो कि नीलेष दिखाइए ओझा को जनता क्यों के करना पड़ा? आपने आप क्यों नहीं करिए किया? आप आपने क्यों करिए नहीं ना। किया? विपक्ष में थे मैं ना, वकील नहीं हूँ, विपक्ष में मैं थे ना, एडवोकेट नहीं क्यों हूँ, नहीं किया? मैं एडवोकेट क्यों नहीं बोला? हूँ, अरे मैं एडवोकेट आपके नहीं नेताओं ने हूँ। क्यों नहीं आप किया? करिए, आप आ रहे आपके हो, आप नेताओं ने करो, क्यों नहीं किया? वसूली कर रहे हो, चोरी आपका करवा रहे हो, विपक्ष पकड़े जाओगे, जेल जाना महाराष्ट्र पड़ेगा में तुमको, तुम्हारे विधायकों अरे को, तो तुम्हारे मंत्रियों को। अरे तो सबको बच जाना नहीं पड़ेगा। पाएंगे। आपके ये कितने- हकीकत बात है। अरे अरे देखिए आपके कहाँ विधायकों को कहाँ भी चोरी जाना है पकड़ी पड़ेगा। जा रही तुम्हारी बात में, जब तुम चोरी कर खारघर रहे का हो, जमीन के वसूली घोटाले तुम में भी करवा रहे हो, पुलिस के ट्रांसफर में वसूली तुम कौन लूट सी मार हुई मचा है? रहे हो, हर डिपार्टमेंट में कुछ तुम लूट मार मार्शलों मचा रहे हो, ने- लूट मचा कुछ रखी है आप मार्शलों लोगों ने ने, किया है। आपने मार्शलों कुछ से मार्शलों पिटवाया ने जनता किया, को, उसको आप चुनाव सरकार आने पर दो, भी जनता नहीं तुम्हें उठा सकते मारेगी। हो। आप एक मिनट एक सुनने मिनट की एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनने थोड़ा की आदत रुकिए, डाली रुकिए, है। रुकिए, सरकार देखिए कोई भी हो, अगर घोटाला हुआ, देखिए साहब, केंद्र अंसार बेग जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोषणाएं की, उन्होंने भी पाबंदियां लगाई, उनके तरफ से भी कार्रवाई की मांग हुई, राज्य सरकारों ने भी वही किया। और देखिए, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट, ये देखना है। ये मैं देखिए कि कौन गलत है कौन सही है, ये देखिए क्या सही है क्या गलत है, ये देखना। आईना दिखाया आज बस नीलेष ओझा जी। राम कुमार पाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? राम कुमार पाल जी बोलना चाहते हैं, फिर हम नीलेष ओझा का और आनंद उपाध्याय का एक एक लाइन कमेंट लेंगे। मैं ओझा जी को से क्षमा चाहता हूं कि जिस तरह से दोनों की डिबेट हुई, आपके सम्मान के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस तरह से आपके इस जितने देर की डिबेट में ये क्षमा याचना मैं इनकी तरफ से मांगता हूं आपसे। आपका धन्यवाद। चलिए, और आनंद उपाध्याय जी बोलिए। आनंद उपाध्याय जी शायद दूसरी तरफ नीलेष ओझा जी, देखिए पार्टियां कभी अपनी गलतियां तो मानते नहीं, उन गलतियां तो सबने, अगर आपके रेपुटेशन पे जजमेंट आता है तो इनको मानना पड़ेगा कि गलतियां तो सबने की है, लेकिन फिर भी अपनी गिरेबान में झांकने के बजाय लोग दूसरे की थाली में घी को ज्यादा देखते हैं, यह समझ में नहीं आता। तो दूसरे का दोष निकालने की कोशिश सब लोग करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधार करके दूसरे को भी सुधार देना, यह शायद कोई जल्दी करना नहीं चाहता। अब ये बताइए कि अब ये जो बातें चल रही हैं, राज्यवाइज झगड़े चलेंगे, केंद्र वाइज झगड़े चलेंगे। केंद्र सरकार से आपने एक लेटर मंगवाया, बोला था, लेटर है जिसमें कहा गया था कि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, थोड़ा उसका जिक्र करिए यहां पे। सुनिए भरत जी सुनिए। देखिए, केंद्र सरकार की दो चार बातों की तो हमको प्रशंसा करनी पड़ेगी। जो सही है सो सही है। तो केंद्र सरकार ने पहले दिन से कहा है कि टीकाकरण मैंडेटरी नहीं है। पहली चीज, पूरे दुनिया में आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि आप सभी को टीका मैंडेटरी है, नहीं तो आपको जॉब पे नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो वहां के सारे लोगों ने मिलकर पिटीशन फाइल किया और यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का आदेश खारिज किया। हमारी इंडिया में स्थिति बेहतर है। इंडिया में केंद्र सरकार ने लोकसभा में क्लियर किया, आरटीआई के रिप्लाई में दिया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम टीकाकरण मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं। ये एक चीज। दूसरी लेकिन ओझा जी उन्होंने बड़ा बैनर लगा के 100 करोड़ पार ठीक है, एयरपोर्ट पे जो टिकट, आरटीपीसीआर नहीं, वैक्सीन नहीं, तो यात्रा नहीं, ये क्या था? आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ जी। दूसरा, पहले अच्छी बात नहीं गिना तो फिर मैं गलतियों पे भी आ रहा हूँ जी। दूसरा काम किया कि इन्होंने क्लियर किया कि वैक्सीन कंपनियों के ऊपर कोई भी आम आदमी केस कर सकता है, वैक्सीन कंपनी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और हमने खुद उसी कानून का आधार लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के आधार गुनावाला पे डॉक्टर स्नेहल उठावत के वैक्सीन मर्डर केस में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में 1000 करोड़ का इंटरिम कॉम्पेंसेशन का रिट पिटीशन फाइल किया बॉम्बे हाईकोर्ट में। तो ये दो मुद्दे अच्छे थे। तीसरा मुद्दा, मास्क के बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियर किया, हेल्थी पीपल शुड नॉट वियर द मास्क, वेयरिंग मास्क इज नॉट मैंडेटरी। वो आपको आरटीआई दे देंगे, आप आपके नीचे दे देना, लोगों के काम में भी आ जाएगा। पिटीशन में आपने सब लगाया, आप पिटीशन की लिंक दे देंगे तो हर मुद्दा उसमें। तो उन्होंने जब क्लियर किया कि ये मैंडेटरी है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, लेकिन उसी केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की तरफ से सर्कुलर आते हैं और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सभी लोग मास्क पहने। तो ये थोड़ा एक विरोधाभास था। एक दूसरी चीज, आप गौर करोगे कि सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जाता था सारे नेताओं द्वारा,
और सारे नेता खुद रैली में, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर को कहिए या यहाँ के लोकल के मिनिस्टर को ले लीजिए, सारे नेता, कोई पार्टी उसमें आजूती नहीं है, सारे रैलियों में नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क और नथिंग। तो ये जो था ना, ये जो चल रहा था आम जनता को, मतलब आपके लिए कानून और हम कानून के ऊपर जी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है यू कांट बी नाउ ऑन योरसेल्फ एक्सपेक्टिंग अदर्स टू ओबे द लॉ। या तो उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उनका ऐसा था कि बस आप मतलब हम करो तो रासलीला और आप करो तो कैरेक्टर ढीला। तो इस टाइप का जो नेताओं ने इसमें चलाया, तो ये आम आदमी को ये समझने की जरूरत है। तो आम आदमी जितने जल्दी जागेगा, देखिए सूरज की रोशनी आ जाएगी, लाइट्स ऑन कर देंगे, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। नहीं तो ये पार्टी हो वो पार्टी हो, नेता लोग आपको ऐसा ही शोषण करते रहेंगे। जरूरत है आम आदमी के जागने की। बस हमारा मेन उद्देश्य ये, आप जागो। इसका फायदा ये होगा कि आगे चल के जो अभी नुकसान होने वाले, नए मैंडेट आने वाले, जब जनता जाग जाएंगी तो कोई भी भ्रष्ट सरकार इस ऐसे कोई गलत आदेश ला नहीं पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद उपाध्याय जी। लास्ट कमेंट करिए। नीलेश ओझा जी को हम कल परसों भी बुलाते रहेंगे और मुद्दे पे बुलाते रहेंगे। नीलेश ओझा जी की लड़ाई में मेट्रो मुंबई और आप सारे पैनलिस्टों को मैं सारे लोगों को अपील करूंगा कि सभी लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। आनंद उपाध्याय जी। देखिए चतुर्वेदी जी, जैसा नीलेश जी ने बताया, ये बड़ी लड़ाई है, बहुत ही बड़े इंटरेस्ट की लड़ाई है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और साथ ही साथ मानवता को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी ये धन लोलुप जो कंपनियां हैं और धन लोलुप लोग हैं, सत्ता लोलुप लोग हैं, ये पहले के जमाने में भी होते थे, आज भी होते हैं। इनको लगता है कि सारी दुनिया पे इनका राज होना चाहिए और इनके हिसाब से सारी दुनिया चलनी चाहिए और उसी को मैंडेट करने के लिए जो ये इनकी प्रक्रिया है, वही है इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो अभी ये जनता के ऊपर बहुत सारे नए नए प्रतिबंध इसी तरह के थोपते जाएंगे अगर आज ही इसका मुकाबला नहीं किया जाएगा। ये ठीक है कि नीलेश ओझा जी ने जिस तरह से इस बात को कोर्ट में पेश किया और कुछ फेवरेबल बात कोर्ट से हो रही है, पहले भी कुछ हाई कोर्ट से फेवरेबल बात हुई है। अगर इस तरह से न्याय का कोड़ा इन सरकारों पे पड़ेगा और जनता के सामने ये बातें आएंगी तो हो सकता है कि जनता जागरूक हो जाए। जब तक जनता जागेगी नहीं और ये लोग येन केन प्रकारेण जीत हासिल करते रहेंगे, चाहे जो भी सरकारें हैं, देखिए इनका एक ही मकसद है, जीत हासिल करना। आज हमारे 3 पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सब बड़ी अच्छी बात करते हैं, सबकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर वो इन बातों से जो हम लोग कर रहे हैं इससे वो सहमत है तो उनको इस बात को अपने पार्टी फोरम पे भी उठाना चाहिए, वहां भी इस बात का विरोध करना चाहिए कि उनकी पार्टियां इसका विरोध करें। आखिर इन्हीं लोगों की पार्टियां सत्ता में बैठी हैं, यही इन्हीं लोगों की पार्टियों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। अगर कार्यकर्ताओं का विरोध होगा तो पार्टियों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अगर हमारे साथ अजिंक्य थोराट जी हैं तो हम उनको अवेकन इंडिया मूवमेंट के एक्टिविटी तो हमको यहाँ पे चेहरा दिखाना चाहेंगे क्योंकि उनको भी स्वागत योग्य है। लेकिन एक एक लाइन कमेंट, भरत जी आप अपने पार्टी फोरम में इस मुद्दे को उठाएंगे? भरत जी, हाँ या ना? हाँ चतुर्वेदी जी, उठाएंगे और उठाते रहे हैं, ऐसा नहीं है। हरदम बहुत धन्यवाद। अंसार बेग जी, आपको भी अपने पार्टी के ऊपर उंगली उठानी पड़ेगी। अंसार बेग जी, देखिए सर, हमेशा हक बात कहने के लिए मैं कभी पीछे नहीं रहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हमेशा है, मैं कभी पीछे नहीं रहता हूँ। हक बात और सच बात कहने के लिए डरता नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो मुंबई के दर्शकों को भी धन्यवाद और विशेषकर नीलेश ओझा को आज बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ऐसी बातें बताई जिसके बारे में शायद लोग वाकिफ नहीं थे। जनता को उनके हक की चीज बताना और उनके लिए लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। चुनते हैं आप जिसको, वो भूल जाता है आपको और हमेशा लूटता है आपको सताता है आपको। ऐसे नुमाइंदों से होशियार रहें। सरकार सत्ता पाने के बाद लोग कैसे अपने मद में भूल जाते हैं जनता की तकलीफों को, जनता के फायदे को, जनता के तकलीफों को दरकिनार करके सिर्फ अपना फायदा, अपने हित की बातें, अपने लोगों के हित की बातें सोचना उनका जैसे पार्टी फर्ज हो जाता है। वही उनके लिए सत्ता उसी लिए दी गई
उसलिए जनता ने चुना। ऐसा मान लेने वाले लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि वे कभी आपका भला नहीं चाहेंगे। इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। नीलेश ओझा जी ने कहा जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम नीलेश ओझा जी से बात करके, अनुमति लेकर के उनका व्हाट्सएप नंबर हम आपके सामने शेयर करेंगे। उनके साथ अपनी तकलीफें बताइए। आपके लिए लड़ने वाला कोई एक आदमी इस समय अदालत के दरवाजे पर खड़ा है और वो आवाज उठाएगा। जीत जनता की होगी, जीत न्याय की होगी। सरकारों को झुकना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस डिबेट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका कमेंट हम इस सवाल बना करके पैनलिस्ट से पूछते हैं, उसका जवाब लेते हैं, ताकि जनता को सबको पता चले कि उसका हल क्या है। इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। प्लीज आप कमेंट करते रहिए, हमें हिम्मत मिलती है। और दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर, यूट्यूब पर मेट्रो मुंबई को जाकर के उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें, ताकि हमारा आपके साथ सीधा अटैचमेंट बना रहे। दोस्तों, कल शाम 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।